और एक फैक्ट जो आपको नहीं पता होगा वो ये है कि 1 रुपये का नोट अकेला ऐसा कागज़ का नोट है जिसे लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट समझा जाता है, क्योंकि इसे 1 रुपये का ही सिक्का माना जाता है। यही कारण है कि इस नोट पर प्रोमिस नहीं किया जाता। पहले हमने गोल्ड की बात की थी कि कैसे रुपया छापने के लिए गोल्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए साथ में ये भी जान लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जारी किए गए डेटा के मुताबिक गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत दुनिया भर के सभी देशों की लिस्ट में 9वें स्थान पर आता है। भारत के पास 657.7 टन यानी 6,57,700 किलोग्राम सोना है। आरबीआई ने 2020 में 40.45 टन गोल्ड खरीदा था, जिसके बाद भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में 10वें स्थान से बदलकर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो आरबीआई के पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज 6.1% हिस्सा गोल्ड में रखता है। आरबीआई अपने इस गोल्ड को भारत में ही नहीं विदेशों में भी सुरक्षित रखता है। अगर भारत की बात की जाए तो आरबीआई नागपुर ब्रांच खजाने का काम करती है, क्योंकि आरबीआई का ज़्यादातर खजाना इसी ब्रांच में रखा गया है। और विदेशों की बात की जाए तो आरबीआई का कुछ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी पड़ा है। विदेशों में गोल्ड रखने की बात सुनकर ज़्यादातर लोग ये भी सोच लेते हैं कहीं आरबीआई ने अपना सोना गिरवी तो नहीं रख दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर रिजर्व बैंक ये प्रैक्टिस आमतौर पर अपनाते रहते हैं, क्योंकि इससे उनका गोल्ड रिजर्व सुरक्षित रहता है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ को ही ले लीजिए, जिससे दुनिया भर के सभी रिजर्व बैंक सोना खरीदते हैं। इस आईएमएफ का भी कुछ सोना भारत रिजर्व बैंक में सुरक्षित रखा गया है। तो अब तक हमने बात की कि कैसे आरबीआई रुपये की वैल्यू क्रिएट करने के लिए उतना ही नोट छापती है कि जितना कि उसके पास एसेट है। लेकिन रुपये की वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ आरबीआई को रुपये की वैल्यू को मेंटेन भी करना होता है। इसके लिए सबसे बड़ी बाधक होती है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी आरबीआई एक बड़ी भूमिका निभाती है। अब आरबीआई ये सब करता कैसे है, इसके लिए आपको महंगाई का कारण समझना होगा। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ महंगी मिलेगी। लेकिन जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम, तो वो चीज़ का रेट मार्केट में कम हो जाएगा। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई भी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करती है। आरबीआई इसके लिए अपने मॉनेटरी पॉलिसी का भी सहारा लेती है। सीधा सा फंडा है, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो लोग की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, जिससे होगा क्या, 2 रुपये की चीज़ 4 रुपये में भी लोग खरीदने को तैयार रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट में पैसे का इनफ्लो कम कर दिया जाए तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, जिससे लोग कम खरीदारी करते हैं। उस चीज़ की डिमांड भी कम हो जाती है, जिससे महंगाई नियंत्रण में आ जाती है। इसके लिए आरबीआई रेपो रेट सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है, जिससे मार्केट में कैश इनफ्लो बैंक लोन को रेगुलेट किया जाता है। इसे और भी आसानी से समझते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक जो आगे लोन देता है उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, यानी लोगों को हायर इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। और वहीं अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा तो बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा यानी बैंकों के पास पैसों की कमी हो जाएगी, जिसके चलते अगर बैंकों के पास पैसा कम होगा तो वो आगे भी वो पैसा कम ही दे पाएंगे, जिसका असर होगा कि मार्केट में पैसों का इनफ्लो कम हो जाएगा। यानी लोगों के पास पैसा कम होगा तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, जिससे महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगी। इसमें भी आरबीआई को संतुलन बनाकर चलना होता है। डिमांड कहीं इतना भी कम ना हो जाए कि इकोनॉमी डाउन हो जाए, और महंगाई कहीं इतना भी ना बढ़ जाए कि आम आदमी का जीना ही मुहाल हो जाए। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, आखिर सभी ऑपरेशन को करते हुए आरबीआई कहाँ से पैसा कमाता है जो आगे सरकार को दिया जाता है। आरबीआई के कमाई के कई साधन हैं, इनमें से एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है। असल में आरबीआई बैंकों से बॉन्ड्स खरीदता है। इसके एवज में आरबीआई उन्हें कुछ पैसा देता है, जिससे इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है और इन बॉन्ड से आरबीआई इंटरेस्ट भी कमाता है और बॉन्ड की वैल्यू बढ़ने पर आरबीआई को प्रॉफिट भी होता है। इसके अलावा आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करता है, यानी आरबीआई सस्ते में डॉलर खरीदता है और उसे महंगे रेट में बेचकर प्रॉफिट कमाता है। यही नहीं, आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, जिसके एवज में आरबीआई उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसे आसानी से समझें तो आरबीआई बैंकों का भी बैंक होता है, यानी किसी भी बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से मांग लेता है। उस पैसे के बदले में वो आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है। इसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। तो ये है आरबीआई के मुख्य इनकम के कुछ सोर्स। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि आरबीआई का काम पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई का काम है रुपये की वैल्यू को मेंटेन रखना और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को दुरुस्त रखने के लिए आरबीआई जो एक्शन लेता रहता है उसी दौरान ये प्रॉफिट बनता चला जाता है। आरबीआई इसी प्रॉफिट में से अपने खर्चे निकालता है और कुछ पैसा रिजर्व बैंक में भी डाल देता है और बाकी बचे पैसों को डिविडेंड के तौर पर भारत सरकार को दे देता है। असल में आरबीआई अपने इन सभी कार्यों के जरिए एक ही चीज़ करने की कोशिश करता है, वो है इकोनॉमी को लेकर विश्वास पैदा करना, लोगों को होप देना कि और इस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए एक संस्था तत्परता से काम कर रही है और उस संस्था का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।